होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली बैंक भी हायरिंग करता है। इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ऑडिट मौजूद होता है जो इंस्पेक्शन करता है। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में से, लेकिन जो ऑपरेशंस से डिपार्टमेंट है या जहाँ पे आप से रिलेटेड वर्क हो सकता है, उसमें एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो आज डिस्कस करना है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट किसी भी बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है और सबसे हाईएस्ट पेड डिपार्टमेंट होता है। मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज बताया था और एक दफा जनरली डिस्कस हुआ था कि जो रेमुनरेशन होती है, जो पैसे मिलते हैं, वो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिलते हैं, काम के नहीं मिलते। जैसे फिजिकल लेबर की अगर हम बात करें तो मजदूर शायद सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन उसकी सैलरी या उसकी वेजेस इतनी नहीं होती जितनी एक कॉन्ट्रैक्टर की होती है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। तो जैसे जैसे हम डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे तो देखा था कि कैश में शायद फिजिकल वर्क तो ज्यादा है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट उस तरीके से नहीं है। फिर अकाउंट ओपनिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो वो डिपार्टमेंट थोड़ा सा बेहतर पेड है या बेहतर एक्नॉलेज किया जाता है। इसी तरह फिर लेट्स से ट्रेड की बात करते हैं तो वहां पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशलाइज्ड किस्म का डिपार्टमेंट है, एक्सपर्टीज ज्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वर्थ है डिपार्टमेंट की, क्रेडिट की वर्थ उससे ज्यादा है। और अब जो लास्ट डिपार्टमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे वो है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह लें या सबसे हाईली इम्पोर्टेंट या हाईली पेड, या यहाँ पे जिनकी जॉब्स जिनको जॉब्स मिलती हैं, नॉर्मली दे आर वेरी एक्सपर्ट पीपल, सीएफएस होते हैं या सीए किया होता है या फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ट्रेजरी डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एक्चुअली तीन हिस्से होते हैं, फ्रंट ऑफिस होता है, मिडिल ऑफिस होता है और बैक ऑफिस होता है। सो फ्रंट ऑफिस की अगर हम बात करें, फ्रंट ऑफिस वो होता है जो डीलिंग्स करता है, ट्रांजैक्शंस या कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, या जो फ्रंट एंड जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करता है। मिडिल डिपार्टमेंट, अगेन रिमेंबर दिस इज अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, उसी के सब डिपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, फ्रंट मिड और बैक ऑफिस। सो फ्रंट ऑफिस मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शंस या डीलिंग करता है। मिड ऑफिस जो है वो उसका रिस्क मैनेजमेंट करता है कि इस ट्रांजैक्शन में कितना रिस्क मौजूद है या क्या ये ट्रांजैक्शन वर्दी इनफ है या नहीं है। एंड बैक ऑफिस उसकी सेटलमेंट करता है। अब इसका एक थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने पढ़ा था कि बैंक क्या काम करता है। बैंक इज एक्चुअली टेक्स डिपॉजिट टू लेंड, डिपॉजिट लेता है, पैसा लेता है, बोरो करता है ताकि उसको कहीं ना कहीं उधार दे सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सके ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट करे। अब जब बोरो करता है तो उस पर एक्सपेंस होता है, यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब इनकम या जब लैंडिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस पर अर्निंग होती है जिसको हम इनकम कहते हैं। So, अगर इनकम ज्यादा है तो हम बोरोइंग कॉस्ट या इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम सिर्फ बोरोइंग ही करते रहें या सिर्फ डिपॉजिट ही लेते रहें और उसको कहीं इन्वेस्ट ना करें, कहीं लैंड ना करें, कहीं पे कहीं ऐसी जगह पे उसको ना लगाएं जहां से प्रॉफिट हो सके, तो ऐसी सूरत में एक्सपेंस बढ़ते जाते हैं एंड इवेंचुअली क्या होगा, लॉस। जब ऑब्वियसली इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो नेट रिजल्ट विल बी लॉस। और वो लॉस कितनी देर तक सस्टेन किया जा सकेगा? इवेंचुअली बैंक करप्सी की तरफ चली जाएगी, सिचुएशन डिफॉल्ट या इंसॉल्वेंसी की तरफ चली जाएगी। इसलिए बैंक का प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। एक ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि बैंक डिपॉजिट तो जहां से मर्जी ले, बैंक की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब कोई अकाउंट ओपन करवाने जाता है तो उससे पूछ लें कि वो क्या करता है, पैसे कहाँ से आएंगे, जिसको हम केवाईसी, नो योर कस्टमर कहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट, जो भी बंदा पैसे लेके आता है हम उसे जमा कर लेते हैं बीइंग अ बैंकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सैलरीड पर्सन है, वो आपके पास अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है तो बिल्कुल ठीक है, अकाउंट ओपन होगा, वो जितने मर्जी पैसे जमा करवा रहा है। इसी तरह बिजनेसमैन है, इसी तरह हाउस वाइफ्स हैं, इसी तरह कोई चाहे वो इंडिपेंडेंट बिजनेस है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, सारा कुछ ओपन है। तो जब पैसा बैंक को आना है तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि वो उसके आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाए। लेकिन जब पैसा देना है, जब लैंडिंग करनी है, तो ऐसी सूरत में लैंडिंग अब सबको नहीं हो सकती। पैसा आ तो सबसे सकता है लेकिन पैसा दिया सबको नहीं जा सकता। रीजन क्या है कि पैसा वापस भी लेना है, रिकवर भी करना है।
अगर कहीं ऐसी जगह पे पैसा दे दिया गया जहां से रिकवरी नहीं होगी, तो इसका मतलब है वो लोन बैड डेट में कन्वर्ट हो जाएगा या वो लोन डिफॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा कि ना तो इंटरेस्ट मिला और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट मिली जो आपने दी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने किसी को 10 लाख रुपया दिया और उस पे 1 साल के बाद 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आना था। अब 1 लाख के इंटरेस्ट के पीछे बैंक ने 10 लाख रुपए का रिस्क लिया है। तो अगर वो इंटरेस्ट भी ना आए और उसके अलावा वो 10 लाख प्रिंसिपल भी अब वापस ना आए, दैट मीन्स बैंक ने अपनी पैसों में से ना सिर्फ इनकम लॉस की, बल्कि अपना कैपिटल, अपनी इन्वेस्टमेंट या जो पैसा बैंक ने अपने पास से दिया था वो भी रिकवर नहीं हो रहा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? द रिजल्ट विल बी कि जो पैसा तो बैंक के पास बोरोवर्स का था ना, डिपॉजिट होल्डर्स का था। तो जब डिपॉजिट होल्डर वापस लेने आएगा तो बैंक का पैसा तो डिफॉल्ट कर चुका है। तो ऐसी सूरत में बैंक बोरोवर्स को या डिपॉजिट होल्डर्स को जिनसे पैसा बैंक ने लिया था वो वापस नहीं कर पाएगा, एंड विल बी ऑब्वियसली बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी। तो ये सारी सिचुएशन में अगर हम देखें तो इससे हम नतीजा ये निकालते हैं कि जब भी पैसा लेंड किया जा रहा है या इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसका प्रोसीजर वो नहीं है जिस तरह बोरो किया जा रहा है या डिपॉजिट लिया जा रहा है। तो डिपॉजिट आने में इतना मसला नहीं है, पैसे आ रहे हैं, रिस्क है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जब पैसा लेंड किया जा रहा है, ऐसी सूरत में रिस्क है कि इवन आप एसेट जनरेट कर रहे हैं। जब हम किसी को लेंडिंग करते हैं तो हम एसेट जनरेट कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं किसी को उधार देता हूँ तो मेरे लिए तो वो एसेट है कि मुझे आने वाले वक्त में वो पैसा वापस देगा, इंटरेस्ट भी देगा। तो बैंक एसेट बनाने के बावजूद एक रिस्क ले रहा है। ठीक है, सो ये रिस्क मिटिगेशन या ये कितना रिस्क लिया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पे रिस्क लिया जाना चाहिए, ये सारा कुछ कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगेन कमिंग बैक टू द डिपार्टमेंट जो हम बात करें, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। अब हर ब्रांच डिपॉजिट भी ले सकती है और इसी तरह लेंडिंग भी कर सकती है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर ब्रांच को डिपॉजिट तो अलाउड है, बट वो क्रेडिट, उधार देने को हम क्रेडिट डिपार्टमेंट जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, लाजमी नहीं है कि हर ब्रांच क्रेडिट में डील करे। उसकी वजह ये है कि हर बैंक की हर ब्रांच स्पेशलाइज्ड नहीं है लोन देने पे, या जिस एरिया में ब्रांच है वो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पे लेट से के लोन ज्यादा लेने नहीं आते। अगर कोई कमर्शियल ब्रांच है, जैसे फैक्ट्री एरिया में ब्रांच है, तो वो तो लैंडिंग करती होगी या वहां पे स्पेशलाइज्ड लोग क्रेडिट के बिठाए गए होंगे। लेकिन ऐसी ब्रांच जो रेजिडेंशियल एरिया में है, वहां पे नॉर्मली क्योंकि कोई फैक्ट्री नहीं है या वहां पे कोई बिजनेसेस नहीं है, तो इसलिए वहां पे क्रेडिट का काम भी नहीं होता। दैट मीन्स जितना पैसा हमें हमारे पास आ रहा है डिपॉजिट होल्डर से, उतना पैसा जा नहीं रहा लैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो जब पैसा आएगा उस पे एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिपॉजिट होल्डर्स को। और अगर उसके अगेंस्ट कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही क्योंकि लैंडिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हम तो बैंक को एक मुश्किल में डाल रहे हैं, दैट वी आर टेकिंग डिपॉजिट्स जिसके ऊपर एक्सपेंस होना है बैंक का। ऑन द अदर साइड हम उसको कहीं लैंडिंग नहीं कर रहे जिससे इनकम जनरेट हो, तो हम तो बैंक के ऊपर बर्डन हुए चले जा रहे हैं। सो यहाँ पे फिर काम आता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट का, कि हर ब्रांच अपने पास कुछ डिपॉजिट लेती है, और अगर वो क्रेडिट ओरिएंटेड ब्रांच है तो उसमें से कोशिश करती है उसी डिपॉजिट में से फिर क्रेडिट भी देती रहे, एडवांस भी देती रहे, ताकि लेंडिंग से भी इनकम जनरेट हो और बोरोइंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट हो सके। और फिर भी जो पैसा बच जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना पैसा आ रहा है उतना आप लैंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखना है कि वो पैसा रिकवर भी हो। सो बाय एंड लार्ज कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं, कम है लेकिन कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जहां पे लैंडिंग ज्यादा है और बोरिंग कम है, यानी कि डिपॉजिट कम है। लेकिन ज्यादातर ब्रांचेस ऐसी होती हैं जिनमें डिपॉजिट ज्यादा है और उसके अगेंस्ट लैंडिंग कम है। तो ऐसी सूरत में ब्रांच का एक्सपेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको तो डिपॉजिट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, लैंडिंग है या नहीं है। डिपॉजिट होल्डर तो अपना पैसा वापस लेंगे, प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो भी लेंगे। तो ऐसी सूरत में ट्रेजरी डिपार्टमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हर ब्रांच का जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है, हर ब्रांच का जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है, वो डे एंड पे
ब्रांच ट्रेजरी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देती है। ऑब्वियसली बैंक सेम है, तो ये बुकिश एक ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, सो बैंक के अंदर भी ब्रांच और ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करने के साथ साथ एक दूसरे के अगेंस्ट भी चल रहे होते हैं, इन अ सेंस कि अगर ब्रांच के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट मौजूद है तो ब्रांच वो डिपॉजिट ट्रेजरी को दे देती है और ट्रेजरी ब्रांच को इंटरेस्ट पे करता है। वैसे ही जैसे ब्रांच अपने कस्टमर को या डिपॉजिट होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है, इसी तरह ट्रेजरी ऑफिस उस ब्रांच को इंटरेस्ट पे करता है। यहां तक बात समझ आ गई? अगर कोई यहां तक एम्बिग्विटी है तो मुझसे पूछ लें। अभी हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, अगर यहीं से समझ नहीं आएगा तो फिर आगे मुश्किल होगी। जी, एवरीथिंग इज क्लियर? सर, जी बेटा। जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है एक जी बैंक जी। के अंदर, हम्म। वो भी जो इनको इंटरेस्ट दे रही है, वो भी तो मतलब वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है ना। जी एग्जैक्टली, अभी मैंने आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट का वर्क जो है इसी यहाँ से बताना है। बट ठीक यहाँ है। तक अगर समझ आ गई क्लियर, तो फिर हम आगे बात करते हैं कि ठीक है देखिए, सर। ब्रांच ने डिपॉजिट होल्डर को देना है। ब्रांच की कोशिश भी है कि जो डिपॉजिट होल्डर से पैसा आया है वो कहीं ना कहीं लेंडिंग कर दे उसकी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ लेंडिंग नहीं करनी, पैसा वापस भी तो आए। ये भी इंश्योर करना है कि जिसको लेंड किया जा रहा है वो पैसा वापस भी करे बाद में। तो इसलिए डिपॉजिट ज्यादा हो गया, लेंडिंग कम हुई तो पैसा बच गया। अब ब्रांच उस पैसे को ट्रेजरी डिपार्टमेंट को दे देती है कि ये आप इन्वेस्ट करें। अब इस सिनेरियो में जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट, एक्चुअली ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कस्टमर आप समझ लें कि जी ब्रांच है एक। अब वो ब्रांच को इंटरेस्ट पे करेगी, वो एक सर्टेन रेट डिसाइडेड होता है कि जितना भी ट्रेजरी ऑफिस को दिया जाएगा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ब्रांच को ट्रेजरी डिपार्टमेंट देगा। अब हर बैंक की कोई एक ब्रांच तो है नहीं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक मीडियोकर से बैंक की, जैसे मिडिल लेवल बैंक है, बैंक अल हबीब है, बैंक अल्फला है, एलाइड बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, इनकी कुछ 700-800 के करीब ब्रांचेस हैं। अगर हम बड़े बैंक की बात करें, नेशनल बैंक है, एचबीएल है, एमसीबी बैंक है, यूबीएल है, इनकी 1500-1600 ब्रांचेस हैं। सो हर ब्रांच का अब डिपॉजिट आप देखें, एक ब्रांच लेट से 500 मिलियन दे रही है, कोई 1 बिलियन दे रही है, कोई 200 मिलियन दे रही है। सो इवेंचुअली अगर ट्रेजरी की बात करें तो उनके पास कुछ 600-700 अरब रुपया इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कि every branch is taking deposit and then trying to lend it, but the remaining amount जो lend नहीं हो सकी, जो बच गई, वो ट्रेजरी ऑफिस के पास आ गई। अब ट्रेजरी ऑफिस ने 1500 ब्रांचेस का जो डिपॉजिट है वो अपने पास ले लिया और उनको इंटरेस्ट पे करना है। अब अगर ट्रेजरी डिपार्टमेंट कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इसका मतलब है ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं होंगे, या हो सकता है प्रिंसिपल वापस करने के ही पैसे ना रहे जो ब्रांच ने उसको दिए थे। तो ऐसी सूरत में ट्रेजरी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा पैसा, वो चाहे 600 अरब है, 700 बिलियन है, 800 बिलियन है, बड़े बैंकों में तो बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं आपको एक मिडिल लेवल बैंक की बात कर रहा हूँ कि 400 to 500 बिलियन तो बहुत मिनिमल सी अकाउंट है जो ट्रेजरी ऑफिस के पास मौजूद होती है कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नाउ जस्ट एज्यूम कि ट्रेजरी बैंक के पास, सॉरी ट्रेजरी ब्रांच के पास या ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास 500 बिलियन रुपीस मौजूद हैं जो उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, एंड दैट 500 बिलियन रुपीस डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ अ पर्सन हु इज वर्किंग इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट। अब वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में अगर बंदे ने कोई गलती कर दी तो वो 500 बिलियन पे लॉस भी हो सकता है, और अगर उसकी वर्किंग ठीक है, डिसीजन मेकिंग ठीक है, तो ऑब्वियसली उस पर फायदा होगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया कि 500 बिलियन, ठीक है, दिस इज 500 बिलियन, दिस इज 500 बिलियन। एक डॉलर, लेट्स अज्यूम के 160 पॉइंट, ये चले पहले वो लिख लेते हैं, 160.4
4587 का है। मैं फोर्थ डेसिमल तक जा रहा हूँ। देखें, 160 रुपए के आगे भी 4587 पैसा मौजूद है। जस्ट एज्यूम के जो डॉलर रेट जब बैंक के पास या ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास 500 बिलियन था, उन्होंने डिसाइड किया अब ये डाइवर्सिफाई करते हैं, कुछ डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फर्दर लेंडिंग करते हैं, कुछ ट्रेजरी बिल खरीदते हैं, कुछ पीआईबी खरीदते हैं। सो ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक्चुअली अपनी पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको डाइवर्सिफाई करता है। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी होगी या आपने कुछ इससे रिलेटेड सब्जेक्ट अभी आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ने भी होंगे। इन्वेस्टमेंट जैसे एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ेंगे आने वाले वक्त में, इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं पढ़े होंगे। सो बैंक का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के रिस्क ऑप्शन को कैलकुलेट करता है कि लेट से मैं डॉलर्स में इन्वेस्ट करूंगा तो कितना रिस्क है, लेट से कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या रिस्क है, कितना अर्निंग है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, लेकिन कितना रिस्क बैंक लेना चाहिए ये भी डिपेंड करता है। इसी तरह के कुछ पैसा ट्रेजरी डिपार्टमेंट को अपने पास रखना पड़ता है ताकि वो फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सके, या कोई आउट ऑफ द वे कोई नीड आ जाती है किसी ब्रांच की तो उसको पूरा कर सके। सो ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ये सारे डिसीजन करने हैं। जस्ट एक डिसीजन किया, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि लेट से कि 160 रुपए 45 और 4587 पैसा डॉलर चल रहा है एंड द ट्रेजरी डिपार्टमेंट डिसाइड्स कि हम डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट में जस्ट कुछ सेकंड डिले कर देते हैं और डॉलर का रेट इंक्रीज हो जाता है। एक पैसा भी नहीं, एक पैसे का भी कितनवा 1000वां हिस्सा, जैसे 160.4587 की बजाय 160.4588 हो जाता है। एक पैसा भी नहीं, एक पैसे से भी छोटी अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको। इसको अगर मैं माइनस करता हूँ 160.4588, तो इसका मतलब है 0.0001 का फर्क पड़ गया। अब जरा आप इसको 500 बिलियन से जरब दे के देखें। 50 मिलियन बैंक ने 2 सेकंड में लूज कर दिया। ठीक है, कि अगर वो 2 सेकंड पहले डॉलर खरीदा जाता तो एक सर्टेन रेट होता, 2 सेकंड बाद वो फोर्थ डेसिमल पे जाके सिर्फ एक पैसा बढ़ा है और उसकी वजह से 50 मिलियन जो है वो बैंक को ज्यादा पे करना पड़ा। सो दिस इज व्हाट द ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज एक्चुअली डूइंग। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, 15-16 जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं वो थोड़े ही होते हैं, 15-16-17 बंदे होते हैं जो बैंक के पूरे डिपॉजिट को जो हर ब्रांच से आया हुआ है उसको एनालाइज करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफाई कैसे करना है, किस किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक एक्सचेंज में ऑयल सेक्टर भी है, उसमें टेक्सटाइल भी है, उसमें शुगर भी है, सीमेंट भी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फिर फर्दर किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो इन अदर वर्ड्स ये सारी डिसीजन मेकिंग, ये सारी जो आप कह लें कि कैलकुलेशन है, दिस इज व्हाट द ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज डूइंग। सो 500-600 बिलियन का पोर्टफोलियो और उसमें एक एरर की भी गुंजाइश नहीं। सो दिस इज द मोस्ट हाईली रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट और दिस इज द मोस्ट हाईली टेक्निकल डिपार्टमेंट इन अ बैंक। ठीक है, सो ये है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, बट बेसिकली सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट करता क्या है। और उसके ऑफिस में 3 ऑफिस मैंने आपको बताए, फ्रंट ऑफिस होता है, मिड होता है और बैक ऑफिस होता है। फ्रंट ऑफिस ये डीलिंग कर रहा होता है, मिड ऑफिस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कर रहा होता है, और जो बैक ऑफिस है वो सेटलमेंट्स कर रहा होता है कि जो ट्रांजेक्शन हो गई है उसकी रसीदें, उसकी कस्टमर को बताना, उसके जो बुक्स इनवॉइसेस वो सारा कुछ मैनेज करना। सो ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। अब अगर मैं आपको हायरार्की बताऊं तो कैश डिपार्टमेंट से हम स्टार्ट होते हैं। कैश डिपार्टमेंट फिजिकल काम ज्यादा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए वो नॉर्मली लेसर पेड होते हैं। प्रमोशन भी उनकी कंपैरेटिवली बाकी डिपार्टमेंट से कम होती है। फिर अकाउंट ओपनिंग बेहतर डिपार्टमेंट है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बेसिक रिलेशनशिप बनना है उस डिपार्टमेंट से, तो अकाउंट ओपनिंग में प्रमोशन भी कदरे बेहतर है, सैलरी भी बेहतर होती है और ट्रांसफर के ऑप्शन भी बेहतर होते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक स्विच करना भी कंपैरेटिवली बेहतर होता है। फिर इसी तरह क्लियरिंग और रेमिटेंस डिपार्टमेंट होता है। ये भी बहुत हाईली टेक्निकल नहीं होता, लेकिन रेमिटेंस में क्योंकि आरटीजीएस भी आ जाती है या कभी फॉरेन रेमिटेंस आती है, दूसरे मुल्कों के साथ डीलिंग्स
हो सकती हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के साथ डील हो सकता है, क्योंकि डॉलर रेट चेंज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से पैसे डॉलर में आए हैं, आपने कस्टमर को ₹5 में देने हैं, तो कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं। फिर इसके बाद ट्रेड डिपार्टमेंट, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी लेटर ऑफ क्रेडिट के हवाले से, कि जस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट एक पूरी ट्रेड ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा वो और भी बहुत सी ट्रांजैक्शन करते हैं। सो ये भी एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। बहुत लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं होते, इसलिए डिमांड और सप्लाई की गेम है कि मार्केट में जो एक्सपर्ट हैं ट्रेड के, उनकी क्योंकि सप्लाई कम है, उनकी क्वांटिटी कम है, तो उनकी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, और जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। इसी तरह ऐसे लोग जो ट्रेड में स्पेशलाइज्ड हैं, वो क्योंकि मार्केट में कम हैं, तो उनकी सैलरीज बेहतर होती हैं। और जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करते हैं, तो कंपैरेटिवली हायर पैकेज पे जाते हैं, और उनकी प्रमोशन भी इसी तरह बेहतर होती है। फिर उसके बाद क्रेडिट डिपार्टमेंट। अब क्रेडिट डिपार्टमेंट ट्रेड डिपार्टमेंट से भी ऊपर है। उसकी वजह यह है कि जो ट्रेड डिपार्टमेंट में लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करना है, उसकी अप्रूवल, उसकी लिमिट, कौन से कस्टमर को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना है या नहीं करना, उनकी सिक्योरिटीज, कौन से आपने एसेट्स रखने हैं, कोलेट्रल रखने हैं, सिक्योरिटी अपने पास रखनी है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है, ये सारी वर्किंग क्रेडिट डिपार्टमेंट कर रहा होता है। फिर क्रेडिट डिपार्टमेंट की डिविजन्स बताई मैंने आपको कि उसमें एसएमई, इसमें सबसे पहले कंज्यूमर है। कंज्यूमर से मतलब अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है या कोई लैपटॉप खरीदना चाहता है, तो इस किस्म की फाइनेंसिंग। फिर एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो शॉर्ट लोन्स या जो छोटे बिजनेसेस हैं वो जो लोन लेते हैं। फिर उसके बाद कमर्शियल है, जो एसएमई से थोड़े बड़े लेवल पे काम करती है, फैक्ट्री है या मिल है या इस किस्म के। फिर उससे बड़े कॉर्पोरेट लेवल मींस जो बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, जैसे पैकेजेस है, यूनिलीवर है, नेस्ले है, बाटा है, सर्विस है, एम्पोरियन ग्रुप है, पत्तों की शुगर मिल है, इसी तरह और भी बहुत से, अल्मोइस टेक्सटाइल मिल्स है। सो ये सारी वो इंस्टीट्यूशन है जो कॉर्पोरेट लेवल पे, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। So, अब क्रेडिट के अंदर भी डिवीजन है। एसएमई कंपैरेटिवली कम या लेसर पेड है, कमर्शियल में जो लोग हैं वो उससे बेहतर पेड हैं, और अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो बहुत हाईली पेड, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट दे आर नॉर्मली हाईली पेड, और उनकी प्रमोशंस भी ब्रांच के बंदे से ज़्यादा बेहतर, तेज, और इंक्रीमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर एक अकाउंट ओपनिंग में बंदा काम कर रहा है, उसकी प्रमोशन अगर 5 साल में होनी है, तो कॉर्पोरेट में जो बंदा काम कर रहा होता है उसकी 2 से 3 साल में हो जाती है। इसी तरह हर साल इंक्रीमेंट लगता है बैंक में। अगर अकाउंट ओपनिंग में बंदे का इंक्रीमेंट जस्ट फॉर एन एग्जांपल 4000 लग रहा है, तो जो कॉर्पोरेट में बंदा काम कर रहा होता है उसका 10 से 12 हज़ार रुपये लग रहा होता है। तो इस तरह जो ग्रोथ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि ज्यादा है, तो ग्रोथ भी उसी तरह ज्यादा है। काम मुश्किल है तो उसी तरह रिवॉर्ड भी ज्यादा है। सो दिस इज द वर्क ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट। फिर उससे भी बेहतरीन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई कि उसके सेकंड्स डिले होने की वजह से बैंक बहुत सारा लॉस सफर कर सकता है, और एक सेकंड्स पहले लिया जाने वाला डिसीजन बहुत सारा फायदा दे सकता है। सो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए कंपैरेटिवली दे आर बेटर पेड। अब इसको अगर कंपेयर करूं, तो जहाँ पे 10 हज़ार रुपये इंक्रीमेंट आता है कॉर्पोरेट क्रेडिट के बंदे का, वहां पे 20 से 25 हज़ार रुपये इंक्रीमेंट आता है ट्रेजरी में काम करने वाले बंदे का। बट दे आर हाईली प्रोफेशनल, क्वालिफाइड, और बहुत ज़्यादा मेंटल एबिलिटी का काम है, मिनट्स में डिसीजन मेकिंग करनी है। तो नॉर्मली इसमें यंग पीपल ही लिए जाते हैं जिनके नर्व स्ट्रांग होते हैं। लाइक 25 ईयर्स टू 40 ईयर्स तक एज होती है इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर काम करने में। फिर जो मैं फ्रंट ऑफिस की बात कर रहा हूँ, कि जो डीलिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, बैक ऑफिस में कुछ एजेड लोग भी, एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, बट जो फ्रंट ऑफिस में बात करने वाले होते हैं या जो ट्रांजैक्शन डिसीजन मेकिंग करने वाले होते हैं, नॉर्मली उनकी एज कुछ 25 से लेके 40-45 तक होती है, क्योंकि उनके नर्व स्ट्रांग होते हैं, उनकी एबिलिटी टू एनालाइज बेहतर होती है। सो वो मैनेजमेंट इस तरह कर सकते हैं। सो दिस इज ट्रेजरी डिपार्टमेंट। बाकी हम अगर डिपार्टमेंट की बात करें बैंक में, तो वो फिर बैक ऑफिस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो होता है जहाँ पे हायरिंग की जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है। ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर कोई वैकेंसी है या कोई बैच हायरिंग करनी है, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट से लेके, मतलब रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन तक, एडवर्टाइजमेंट से लेके शॉर्ट लिस्टिंग से लेके टेस्ट कंडक्ट करना, फिर इंटरव्यूज कंडक्ट करना, फिर उनकी प्लेसमेंट करना, उनकी प्रमोशन करना। सो ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है। ये आपने यकीनन एचआरएम में पढ़ा होगा।
एंड मार्केटिंग की अगर बात करें तो कोई स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बैंक्स में नहीं बने होते कि ये जो सिर्फ मार्केटिंग को फोकस करें, बल्कि ब्रांच को ही मार्केटिंग करने का कहा जाता है। जैसे हर ब्रांच मैनेजर जो है उसको कहा जाता है कि आपने इतना डिपॉजिट लेके आना है, डिफरेंट टारगेट्स दिए जाते हैं। तो वो अपनी जो पॉलिसी है वो खुद बनाता है कि कैसे उस टारगेट को नीचे वाले स्टाफ को देना है, या कैसे खुद मार्केट में जाना है, किन किन कस्टमर को कैच करना है। सो इस तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी काम कर रहा होता है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो आपको पता है पॉलिसी मेकर्स होते हैं। नॉर्मली वो अप्रूविंग अथॉरिटीज भी होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट्स है फॉर एग्जांपल, कॉर्पोरेट क्रेडिट में अगर किसी कोई कस्टमर नेस्ले फॉर एग्जांपल लोन लेने आया है, तो मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो प्रपोजल बनाता है, फिर वो रिस्क असेसमेंट होती है, एंड देन इवेंचुअली जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है नॉर्मली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बड़े लोन के लिए। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके अलावा बैंक की पॉलिसी क्या होगी, प्रमोशन पॉलिसी क्या होगी, कितने रेट पे लोन दिया जाना चाहिए, कितना इंटरेस्ट ऑफर किया जाना चाहिए, वो सारा काम इस किस्म का काम कर रहे होते हैं। एंड लास्ट डिपार्टमेंट जो डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑडिट डिपार्टमेंट। ऑडिट का काम ये होता है कि जो भी काम बैंक में हो रहा है उसको इंस्पेक्ट किया जाए, ताकि कोई एनॉमली ना रह जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, या कोई रेगुलेशन ब्रेक ना हो जाए। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर बैंक को एक गाइडलाइन देता है। वो गाइडलाइंस कह लें, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कह लें, उनको टेक्निकली हम प्रूडेंशियल रेगुलेशंस कहते हैं। ठीक है, सो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स, फॉर कमर्शियल कस्टमर्स, फॉर एसएमईज, फॉर कंज्यूमर, ये सारे अलग अलग से होते हैं। तो ऑडिट डिपार्टमेंट उन तमाम गाइडलाइंस जो कि सुपरवाइजरी बॉडी ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी हैं, उनके मुताबिक ब्रांचेस को ऑडिट करता है कि कहीं पे भी कोई गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, हर बैंक के नॉर्मली 3 ऑडिट होते हैं। एक इंटरनल ऑडिट कहलाता है। इंटरनल ऑडिट से मतलब आपके बैंक का अपना ऑडिट डिपार्टमेंट आपकी ब्रांच को ऑडिट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा एचबीएल जोहर टाउन ब्रांच में काम करता है, तो ऑडिट टीम एचबीएल की अपनी आएगी उस जोहर टाउन ब्रांच में और देखेगी कि क्या ये गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। फिर एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट नॉर्मली ये जो आपने नाम सुना होगा, फिरगोसन्स है या अर्नस्ट एंड यंग है, ईवाई है, ये आपके मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं। जैसे बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है कि जी बैंक ने इतना एक्सपेंस किया, इतना रेवेन्यू किया, इतने कमीशन दी, इतना प्रॉफिट है, ये एसेट्स हैं। सो नॉर्मली वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए आते हैं और किसी हद तक ऑपरेशंस को भी चेक करते हैं, दे आर दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट। इनको पे किया जाता है, ये मैंडेटरी है बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि ये हर बैंक अपना ऑडिट एक थर्ड पार्टी यानी कि जैसे ये मैंने आपको नाम बताया कुछ फर्म्स के, चार्टर्ड फर्म्स हैं ये, उनसे करवाएगी। सो ये एज एन ऑब्लिगेशन बैंक करवाती है। एंड थर्ड which is most important and the most difficult audit for a bank is state bank audit। स्टेट बैंक की अपनी ऑडिट की टीम्स होती हैं जो हर ब्रांच सॉरी हर बैंक में एक स्पेसिफिक पीरियड में जाती हैं। नॉर्मली हर साल, अगर छोटा बैंक है तो हर 2 साल बाद, और अगर बड़ा बैंक है तो हर साल। स्टेट बैंक की टीम हर बैंक में ऑडिट के लिए जाती है और वो तमाम ऑपरेशंस से रिलेटेड, चाहे वो ऑपरेशंस है, चाहे वो कैश है, चाहे वो क्रेडिट है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो ट्रेजरी है, जो भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को ऑडिट करती है कि क्या जो गाइडलाइंस दी गई थी उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बैंक काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो ठीक है, अगर काम नहीं कर रहा तो फिर पेनलाइज किया जाता है। डिफरेंट किस्म की फाइन्स और पेनल्टीज, इस हद तक के 40-50 करोड़ तक के फाइन्स भी लगते हैं, इससे ज्यादा भी लगते हैं। सो फाइन भी लग सकता है, और एक्सट्रीम सिचुएशन ये है कि स्टेट बैंक बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है, मतलब उसको बंद भी कर सकता है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्टेट बैंक के ऑडिट से बचने के लिए बैंक अपना इंटरनल ऑडिट स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि जो स्टेट बैंक ने गलतियां निकालनी है वो अपना ही बैंक पहले गलतियां निकाले, उनको रिकवर कर लिया जाए, ताकि स्टेट बैंक वो गलतियां ना निकाल सके। सो जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में आपको बता रहा हूँ उसका काम ये है कि वो हर बैंक का अपना एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वो डिफरेंट ब्रांचेस में
अपना पूरा स्केजुअल के मुताबिक पूरा साल उन्होंने स्केजुअल किया होता है कि इतनी ब्रांचेस हैं, किस किस ब्रांच में किस किस टाइम पे जाना है। सो नॉर्मली हर ब्रांच एक साल में, एक साल नहीं तो 2 साल के अंदर एक दफा ऑडिट उस ब्रांच का हो जाता है, जिसमें उस ब्रांच के तमाम ऑपरेशंस, कैश से लेके अकाउंट ओपनिंग, रेमिटेंस, क्लियरिंग, ट्रेड, क्रेडिट, जो भी उस ब्रांच में डिपार्टमेंट मौजूद है, उन तमाम का ऑडिट किया जाता है। सो ये हमारा बैंक में ऑडिट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हायरार्की ऑफ अ बैंक, कि जैसे वो काम करता है, जैसे उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, और जो जो हर डिपार्टमेंट काम करता है। ठीक है, ये वो चीज़ें थी जो प्रैक्टिकल नौयत की थी, आपको शायद किसी बुक में नहीं मिलेंगी। ये वो चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ, या जो प्रैक्टिकल नौयत की, अगर आई वाज लकी इनफ दैट आई हैव वर्कड इन अ बैंक, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे तक पास थी, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता, ना गया हूँ, क्योंकि आपका भी वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं हो पाएगा, कुछ चीज़ें काम करने से ही आती हैं। बट आई हैव ट्राइड टू गिव यू एज मच इंफॉर्मेशन एज आई कैन, विच वॉज कंसर्न अबाउट थ्रेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज तो फिर काम करके ही आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज में हर बैंक का हर डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है, वो उसका कोई एक ब्रीफ सा आइडिया या ओवरव्यू आपको ज़रूर हो गया होगा। इन तमाम लेक्चर्स को आप सुनिएगा, लास्ट लेक्चर को भी और इस वाले जो भी बैंक से रिलेटेड है, और इनके नोट्स बना लें, ताकि जब पेपर हो और जब कभी फ्यूचर में आपको बैंक में जॉब मिले, या आप किसी बैंक के कोई टेस्ट वगैरह में जाएं, तो ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।